हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में। बच्चों, जो आइडियल ऑसिलेशंस होते हैं या फ्री ऑसिलेशन वो हमेशा चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पेंडुलम है बच्चों, ये हमारे झूले की तरह है जिसमें हम बचपन में झूला करते थे। आप अगर याद करें तो एक बार धक्का देने पे झूला कंटिन्यूअसली स्विंग करता है, ऑसिलेट करता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है या उसके जो ऑसिलेशंस है वो कम होने लगते हैं। क्योंकि बच्चों रियल लाइफ में बहुत सारी अपोजिंग फोर्सेस होती हैं जो हमारे मोशन को खराब करती है, हमारे मोशन को अपोज करती हैं और इवेंचुअली द ऑसिलेशंस डाई आउट आफ्टर सम टाइम। यानी कि वो दे डू नॉट सस्टेन, दे डू नॉट कंटिन्यू टू ऑसिलेट फॉर एवर। अब बच्चों, रियल लाइफ में तो ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ अपोजिंग फोर्सेस होंगी। अब ये अपोजिंग फोर्सेस बच्चों कहाँ से आती हैं? These opposing forces may be due to air drag, friction और any other resisting force। ऐसा हो गया कि आप झूला झूल रहे हैं, बारिश हो गई या पानी बरस रहा है, या फिर जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो जहाँ जहाँ पे कनेक्शंस बैठे हुए हैं, जो रोटेशन एक्शन हो रहा है, वहाँ पे वेयर एंड टीयर के कारण या फ्रिक्शन के कारण आपका मोशन रुक रहा है। तो बच्चों, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण अपोजिंग फोर्सेस डेवलप होती हैं जो कि हमारे ऑसिलेशंस को खत्म करने का प्रयास करती हैं। These opposing forces are called damping forces. The oscillations in which damping forces acts are called damped oscillations। यानी कि वो ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग फोर्सेस लगती हैं, उन ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। रियल लाइफ में अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑलमोस्ट सारे ही ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। जैसा कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप देख सकते हैं, यह मीन पोजीशन के और करीब आता जा रहा है। इसके जो ऑसिलेशंस हैं वो इवेंचुअली डाई आउट हो गए। इनिशियली अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था मीन पोजीशन से, बट धीरे 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 ये ऑसिलेशंस इसके छोटे होते गए और इवेंचुअली ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों, फर्क यही है डैम्प्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन में। फ्री ऑसिलेशन में अगर हमने एक बार डिस्टरबेंस दे दिया तो वो सिस्टम में सस्टेन रहेगा फॉर एवर। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपने एक बार डिस्टर्ब कर भी दिया सिस्टम को तो अल्टीमेटली ऑसिलेशंस छोटे हो जाएंगे एंड दे विल डाई आउट बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब आप खुद सोचिए बच्चों, जो सेटअप मैंने आपको दिखाया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, अगर आप उसे हवा में डिस्टर्ब करते हैं बाहर की सराउंडिंग में तो एयर के कारण ज़्यादा अपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको वाटर के अंदर उस सेटअप को डाल दें और फिर आप अपनी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो जो ऑसिलेशंस होंगे उनका एम्पलीट्यूड कम होगा और साथ ही साथ मीडियम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और वाटर के फोर्सेस को आपके स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करना होगा इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑसिलेशंस। Denser the surrounding medium, higher is the magnitude of damping and dissipation of energy is much faster। यानी कि सराउंडिंग मीडियम जितना थिक होगा, जितना डेंसर होगा, डैम्पिंग का इफेक्ट उतना स्ट्रांग होगा, हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी वुड बी मच फास्टर। यानी जल्दी जल्दी एनर्जी खर्च हो जाएगी सिस्टम की। The damping force is generally proportional to the velocity of bob or the block। अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें तो ब्लॉक की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है ये डैम्पिंग फोर्स, और अगर हम पेंडुलम की बात करें तो बॉब जिस रफ्तार से मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उस रफ्तार पे ये डैम्पिंग फोर्स जनरली डिपेंड करेगा। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों कि इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारे बॉब को या हमारे ब्लॉक को स्लो करने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली इट मस्ट बी एक्टिंग टू द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों, मैथमेटिकली हम इसे कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं
where subscript D denotes the damping part. So this is damping force Fd, which is equal to minus Bv. And V is the velocity of bob or block. B is a positive constant that depends on the characteristics of medium like viscosity, size and shape of block. तो ये जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपके बॉब और ब्लॉक के नेचर को, लिक्विड के नेचर को, ये इन सबको अकाउंट में रखते हुए एक पॉजिटिव कांस्टेंट प्रपोज किया जाता है. अब ये जो नेगेटिव साइन है डैम्पिंग फोर्स का, दिस इंडिकेट्स दैट डैम्पिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेशंस. अब लेकिन इस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन है बच्चों. दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल वेलोसिटी. यानी अगर बहुत फास्ट वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो फिर एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट गुड न्यूज़ ये है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है. एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस अगर होते हैं बच्चों, तो पेंडुलम में जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होता है आपके बॉब में, वो सिर्फ एफ से डिनोट होगा, जो कि अगर आपको याद हो तो एम जी साइन थीटा से हम उसे डिनोट करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे तो फिर आपका एक नेचुरल रिस्टोरिंग फोर्स तो आएगा ही, साथ ही साथ उसमें डैम्पिंग इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे. सो लेट अस सी दिस सिस्टम. बच्चों यहाँ पे हमने दो रेखाएं अंकित करी हुई हैं. एक तो 10 सेंटीमीटर मार्क के अलोंग और दूसरा 30 सेंटीमीटर मार्क के अलोंग. एक स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिस पे हमने एक मास लटका रखा है 200 ग्राम का. So 10 centimeter mark indicates the equilibrium position before the block was placed and 30 centimeter mark indicate the equilibrium position after the block is placed. यानी कि बेसिकली ब्लॉक लटकाने के बाद 10 से 20 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन या स्ट्रेच आ गया. अब बच्चों चूंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, हम रियल लाइफ केस स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो टोटल फोर्स होगा, वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स दोनों का इफेक्ट देखने मिलेगा. सो एफ इज नाउ इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी, where capital F is the total opposing force acting on the mass at any time t. K is the spring constant, x is the displacement from the equilibrium position. So finally F can be written as F is equal to minus kx minus bv. अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा फिर. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी. अब बच्चों यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट होगा, जो पोजीशन एक्स हमने मार्क करी है वो भी टाइम डिपेंडेंट होगी, साथ ही साथ जो वेलोसिटी होगी दैट विल आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो एक्सेलरेशन को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें बच्चों, तो वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और हमने राइट हैंड साइड के कंपोनेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड ले गया जस्ट टू इक्वेट विद जीरो. सो फाइनली हमारी इक्वेशन नज़र आएगी. वेलोसिटी वी कैन राइट एज डी एक्स बाई डी टी, और के एक्स को बच्चों के एक्स ही लिखेंगे. तो ये कुछ हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन represents the motion of block under the influence of damping force. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा बच्चों. x as a function of t is given as capital A multiplied by e raised to power minus bt by 2m multiplied by cos omega dash t plus phi. और बच्चों हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. तो यहाँ पे एक फ़र्क आ गया है, एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट ऐड हो गया है एज अ कोफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड. साथ ही साथ हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई है, ओमेगा से ओमेगा डैश हो गई है. सो ओमेगा डैश इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर. ओमेगा डैश बच्चों सॉल्व करने पे आता है स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर. तो ये बच्चों एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया बिकॉज ऑफ डैम्पिंग. देखते हैं कि ये कितना चेंज ला पाता है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में. एंड दिस इज नाउ
ये हमारा मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड होगा। अब बच्चों ई की पावर माइनस में है और ये भी टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ई की जो नेगेटिव पावर है वो भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m इन दोनों का प्रोडक्ट देखें तो ये घटेगा कंटिन्यूसली। सो दिस डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। अगर हम इसको प्लॉट करें तो रहेगा तो हमारा फंक्शन साइनसोइडल ही, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बच्चों समय के साथ घटता चला जाएगा, जैसा कि आप इस कर्व में देख सकते हैं। अब बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। सो फॉर स्मॉल बी ओमेगा डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू के बाय एम विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ऐसा हम इस वजह से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो बी स्क्वायर अपॉन 4m² है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत छोटी वैल्यू आती है। सो वी कैन राइट दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। बट ये जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, ये कंटिन्यूसली टाइम के साथ घटता चला जाएगा। इट मीन्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट पीरियोडिक एनी मोर। ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, ये मोशन खुद को। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि एक्स टी पीरियोडिक नहीं होगा। बट चूंकि हम अप्रॉक्सीमेशंस में बहुत बिलीव करते हैं, तो अगर हम एक अप्रॉक्सीमेशन ये कर दें कि जिस तरीके से हमने ओमेगा डैश को ऑलमोस्ट ओमेगा नॉट लिख दिया, क्योंकि हमने बी और एम के जो दूसरी टर्म थी बी स्क्वायर अपॉन 4m² उसके इफेक्ट को नेगलेक्ट किया है। तो अगर टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, जो डिक्रीज है, वो बहुत कम हो अगर, तो फिर हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। इफ द डिक्रीज इन दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो वी कैन से दैट एक्स टी इज अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक। तो हम ये एक सेफ अप्रॉक्सीमेशन चलेगा कि जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड की वैल्यू है उसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है अगर वो कम है, तो फिर हम अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक बोल सकते हैं अपने मोशन को। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम E इज इक्वल टू हाफ के इंटू कैपिटल ए का स्क्वायर। ये था बच्चों फ्री ऑसिलेशन में, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में मामला बदल गया है, क्योंकि हमारा नया एम्पलीट्यूड होगा अब a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो बच्चों यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड ही हमारा बदल गया है, अब के तो बदलेगा नहीं, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि हमारी एनर्जी भी टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो फाइनली इक्वेशन विल लुक लाइक E as a function of time is equal to half k capital A square multiplied by e raised to power minus bt by 2m। इवेंचुअली हमारी एनर्जी भी खर्च हो जाएगी और शायद इसी वजह से हमारे ऑसिलेशंस रुक जाते हैं।